Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the most important topic, that is Russia-Ukraine war and its impacts on Pakistan. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. रशिया यूक्रेन वॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे कि रशिया और यूक्रेन की आपस में जंग क्या थी, उस जंग का पसे मंजर क्या था और ये जंग क्यों हुई थी और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात हुए थे। सो रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली स्टार्ट होती है फरवरी 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। अब ये अटैक दो कंट्रीज का आपस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि ये एक ग्लोबल लेवल इशू बन गया था जिसमें वेस्ट और रशिया's पावर क्लेम भी शामिल थे। इसने डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से असरअंदाज किया था इस जंग ने। सो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस जंग ने डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरह से इफेक्ट किया है या ये ग्लोबल लेवल इशू क्यों बना है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जंग की वजह क्या बनी थी, ये जंग क्यों स्टार्ट हुई थी। सो इसकी रीज़न यही थी कि यूक्रेन जो था वो हमारे पास ज्वाइन करना चाहता था नेटो को, लेकिन रशिया को यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लगने लगा था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेटो क्या है। सो नेटो की अगर हम एब्रीविएशन देखें तो नेटो कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी थी या इसके बनने का मकसद क्या था। सो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस था, एक फौजी इत्तेहाद था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज जॉइंटली अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए इकट्ठी हुई थी। सो इसका मकसद क्या था कि अगर नेटो के किसी एक मेंबर पर अटैक होगा तो बाकी सब मिलकर उसकी मदद करेंगे, यानी कि अपने दिफा के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी ताकि एक दूसरे की मदद की जाए अगर किसी पर कोई भी हमला होता है। ये नेटो बना था 1949 में, जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि सोवियत यूनियन जिसको रशिया लीड कर रहा था उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी हासिल की जा सके और साथ ही साथ यूरोप को महफूज बनाया जा सके। ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी के लिए ये नेटो बनाया गया था ताकि सोवियत यूनियन से बाकी कंट्रीज खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सोवियत यूनियन क्या था, वो सबके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता था। अब नेटो स्लोली एंड ग्रेजुअली रशिया के करीब जो है वो एक्सपेंड हो रहा था। अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता तो नेटो डायरेक्टली रशिया के बॉर्डर तक आ जाता, जिसकी वजह से रशिया को ये अपनी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट लगा था। अब यूक्रेन रशिया से खौफजदा था, इस वजह से वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था। क्योंकि रशिया ने 2014 में यूक्रेन की टेरिटरी को एक्वायर किया था। सो यूक्रेन को ये खतरा था कि रशिया चूंकि ऑलरेडी इसके मुल्क का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर चुका है, तो उसको लगा था कि कहीं ये रशिया सारे के सारे यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करते। क्योंकि रशिया एक पावरफुल कंट्री थी, जबकि कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में यूक्रेन जो था वो वीकर था, इसलिए यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था। और ऑल्सो यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट
डायरेक्टली लिंक कर रहा है रशिया के साथ, इसलिए जो रिस्क ऑफ अटैक था वो ज़्यादा था। इसलिए यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि यूक्रेन को पता था कि नेटो ज्वाइन करने के बाद अगर रशिया ने इस पर अटैक कर लिया तो बाकी सारी मेंबर कंट्रीज नेटो की इस यूक्रेन की मदद करेंगे। अब ये तो हमने सिंपली रीज़न देख ली कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान वॉर की वजह क्या थी। अब आगे चल के हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को। बैकग्राउंड ऑफ वॉर के ऊपर आ जाते हैं। इसका पसे मंज़र क्या था, ये स्टार्ट कहाँ से होती है। ये स्टार्ट होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया था। अब हमने कहा था ना कि हम आगे चल के सोवियत यूनियन को डिस्कस करेंगे। सोवियत यूनियन क्या है, वो 15 मुल्कों का एक ग्रुप है जो रशिया के अंडर एक सुपर पावर था, यानी कि रशिया इसको लीड कर रहा था। ये असल में एक यूनाइटेड सिस्टम था जहां पर मल्टीपल कंट्रीज, जिसमें यूक्रेन और रशिया भी शामिल थी, वो एक ही स्टेट का हिस्सा थी। यानी कि बहुत सारे मुल्कों का एक ग्रुप जो रशिया के अंडर एक सुपर पावर था, यानी कि वो तमाम कंट्रीज मिलकर एक ही स्टेट बन गए थे। जब 1991 में ये सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया तो रशिया और यूक्रेन जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। यानी कि पहले क्या था, यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था, रशिया सुपर पावर था, रशिया क्या कर रहा था, इन सब को लीड कर रहा था, तो यूक्रेन क्या आ गया, रशिया के अंडर आ गया। लेकिन जब 1991 में ये सोवियत यूनियन टूट गया तो यूक्रेन और रशिया अलग अलग हो गए, यानी कि यूक्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन अब भी इसके अंडर रहे, वो इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था। पहले यूक्रेन रशिया का पार्ट था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई, यूक्रेन रशिया अलग हो गए, यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया, खुद मुख्तार हो गया। रशिया को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि वो अभी भी इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता था। लिहाजा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था। ये पहली रीज़न आ गई। सेकेंडली 2014 का क्रीमिया इशू, वहां पर हमने क्या कहा था, 2014 में रशिया ने यूक्रेन का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। अब यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। क्रीमिया क्या था, वो यूक्रेन का हिस्सा था। किस तरह से, ऑन दी साउथ साइड, साउथर्न साइड पर यूक्रेन का एक पार्ट जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, वो 2014 में रशिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। रशिया का क्रीमिया को अपने कंट्रोल में करने के प्रोसेस को कहते हैं एनेक्सेशन, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ शामिल करना विदाउट द विल ऑफ दैट एरिया। अब फोर्सफुल एंट्री हो गई क्रीमिया की रशिया के अंदर। क्यों, वजह क्या थी, रशिया ने क्यों इस पर कंट्रोल किया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो रशियन लैंग्वेज बोलते थे, और इसके अलावा रशिया का जो नेवल बेस था वो भी वहीं पर था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेवल बेस क्या है। नेवल बेस असल में उस जगह को कहते हैं जहां पर नेवी की शिप्स और फोर्सेस खड़ी होती हैं और वहां से मिलिट्री ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। रशिया का एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस क्रीमिया के अंदर था, इसलिए रशिया उस एरिया को लूज नहीं करना चाहता था। लिहाजा रशिया ने उस पर कंट्रोल किया और कहा कि ये हमारा एरिया है। इस कंट्रोल के बाद रशिया और यूक्रेन में बहुत सारी टेंशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी और इनके रिलेशनशिप्स जो थे वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गए थे। रशिया ने इस टेरिटरी को एक्वायर किया था, इस खौफ की वजह से यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था कि अगर रशिया एक हिस्से पर कब्जा कर सकता है तो वो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए रशिया के इस खौफ की वजह से यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकने के लिए उस पर हमला किया। पहली वजह। सेकंड कहते हैं डोनबास कॉन्फ्लिक्ट। अब ये डोनबास कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डोनबास यूक्रेन का ईस्टर्न साइड पर एक इलाका है।
क्रीमिया क्या था, साउथर्न साइड पर था। डोनबास क्या है, वो ईस्टर्न साइड पर यूक्रेन का एक हिस्सा है। इस डोनबास के इलाके में बहुत सारे लोग जो थे वो प्रो रशियंस हो गए थे। इसका क्या मतलब हुआ था कि वो रशिया के हक में और यूक्रेन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे और वो ये चाहते थे कि वो यूक्रेन से सेपरेट हो जाएं, यानी कि रेबेलियंस हो गए थे, वो बगावत करने लग गए थे और वो ये चाहते थे कि अब हम यूक्रेन से अलग हो जाएं। जब रशिया को ये पता चला कि यहाँ के लोग रशिया के हक में और यूक्रेन गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो रशिया ने इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यूक्रेन और इन रिबेलियंस के खिलाफ जो है बाकायदा फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। इसको कहते हैं डोनबास कॉन्फ्लिक्ट। सो ये डोनबास कॉन्फ्लिक्ट और क्रीमिया का जो इशू था, ये दो मेन इवेंट्स थे जिन्होंने इस 2022 की फुल स्केल वॉर को जन्म दिया था। यानी कि 2022 में यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई थी वो बेसिकली इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई थी। फुल वॉर हमने क्या कहा था, फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अटैक करने का मकसद क्या था कि यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने से रोकना और साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाना रशिया का मकसद था। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूक्रेन ने स्ट्रांगली जो है वो रेजिस्टेंस शो की, वो स्ट्रांगली इस चीज को रेजिस्ट किया और इस रेजिस्टेंस में यूनाइटेड स्टेट और जितनी भी यूरोप्स कंट्री हैं उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया। किस तरह से सपोर्ट किया कि उन्होंने जहां कहीं ज़रूरत थी उनको वेपन्स, हथियार प्रोवाइड किए, जहां कहीं मनी की ज़रूरत थी तो उन्होंने उनको फंडिंग्स दी। इसके अलावा जहां कहीं उनके सोल्जर्स की ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड थी तो उनको बाकायदा तरबियत भी देते रहे हैं। सो इस तरह से यूएस और यूरोप कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट किया ताकि वो रशिया के खिलाफ जो है वो बाकायदा मुकाबला कर सकें। और इसी तरह इसी वॉर के बाद वेस्ट ने रशिया के ऊपर जो है वो कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी, सैंक्शंस लगा दी थी। किस तरह की पाबंदियां कि उनकी ट्रेड जो है, तिजारत जो है वो बंद कर दी थी, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, ऑयल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। सो आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर क्या थी, इसका पसे मंजर क्या था और कौन सी रीजंस थी जिसने इस वॉर को जन्म दिया था। अब पहला हिस्सा तो हमने अपने लेक्चर का कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हुए थे, पाकिस्तान को इस वॉर ने किस तरह से इफेक्ट किया था। सो पहली चीज जो थी वो आ गई थी हाई इन्फ्लेशन, यानी कि मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ गई थी। किस तरह से कि पाकिस्तान जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करता था बाहर से। इंपोर्ट कहते हैं बाहर से चीज़ मंगवाना, एक्सपोर्ट कहते हैं अपनी कंट्री से चीज़ बाहर भिजवाना। सो ग्लोबल ऑयल और गैस की जो प्राइसेस थी वो ज़्यादा हो गई थी। पाकिस्तान बीइंग एन एनर्जी इंपोर्टेड कंट्री, वो क्या हुआ, उसने हाई पेट्रोल प्राइसेस फेस की, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया। सो पहला जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया था वो क्या था, वो महंगाई का था। सेकंड है फूड क्राइसिस। अब फूड क्राइसिस किस तरह से हुआ कि यूक्रेन और रशिया जो थे वो वीट एक्सपोर्ट करते थे, वो मेजर एक्सपोर्टर्स थे वीट के, गंदम के। लेकिन इस वॉर की वजह से सप्लाई जो थी वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वीट प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई थी और फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में ज़्यादा हो गई थी। सो दूसरा इफेक्ट क्या आ गया, फूड क्राइसिस का। थर्ड आ जाता है फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। अब इसका क्या मतलब है, फॉरेन पॉलिसी चैलेंज से मुराद है कि पाकिस्तान
को अपने रिलेशंस यूएस के साथ भी मेंटेन रखने थे, यूक्रेन और रशिया के साथ भी मेंटेन रखने थे। लिहाजा पाकिस्तान को एक न्यूट्रल स्टांस लेना था। पाकिस्तान ओपनली किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता था, यानी कि वॉर तो इन दोनों कंट्रीज की थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया इनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, सो पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करनी थी। इसलिए पाकिस्तान ने ओपनली अवॉइड किया किसी भी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर। अब इस सियासी असरअंदाज किस तरह से हुआ, ये जंग पाकिस्तान के ऊपर सियासी किस तरह से असरअंदाज हुई कि इमरान खान जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसी दिन रशिया का विजिट किया जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और इनके दरमियान वॉर स्टार्ट हुई थी। इमरान खान की इस विजिट ने एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर दी थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस रेज होने लग गए थे, जिसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिक वीकनेस जो है वो एक्सपोज हो गई थी। किस तरह से कि पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान तो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, यानी कि वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है ऑयल और फूड के लिए, क्योंकि जब इंपोर्ट्स बंद हो गई तो पाकिस्तान में ऑयल और फूड क्राइसिस हो गया था। हमने क्या कहा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। सो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक वीकनेस थी वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस वॉर ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरह से जो वो इफेक्ट किया है। इनमें जो मेजर इम्पैक्ट था वो इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस थे। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो पाकिस्तान पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक था। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, वीट क्राइसिस भी आ गया। डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना पड़ा ताकि यूएस और रशिया दोनों से रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सके। सो इस वॉर ने पाकिस्तान को ये सिखाया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर क्या थी, इसके रीजंस क्या थे और इसने पाकिस्तान को किस तरह से इफेक्ट किया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।